हाँ जी बेटा, देखिए जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो ये हाइड्रोकार्बन 2 वर्ड से मिलके बनता है। एक तो हमारे पास हाइड्रोजन एंड सेकंड वन इज कार्बन। कार्बन। ठीक है बेटा, यानी हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स are the compound of carbons and hydrogen। ये बेटा जो किससे मिलके बनते हैं बेटा, हाइड्रोजन से एंड कार्बन से, दैट आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ओके, अब बताइए बेटा इस हाइड्रोकार्बन को हम 11th और 10th क्लास में हम क्लासिफाई करा करते तो कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते थे आप इनको? सैचुरेटेड बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। तो इनको हाइड्रोकार्बन्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। एक हमारे पास होता था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बेटा, कौन सा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड। बिल्कुल सही, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो सैचुरेटेड के अंदर कौन से आते थे बेटा, जल्दी बताओ, सैचुरेटेड के अंदर कौन से आते हैं? एल्कीन बिल्कुल सही, वेरी गुड। सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड के अंदर आप बिल्कुल वही सिंगल बॉन्ड, ये बेटा एल्केन्स आते हैं। और अनसैचुरेटेड में कौन कौन से आते हैं बेटा? एल्काइंस एंड बिल्कुल सही, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इसके बाद बेटा हमारे पास जब हम बात करते हैं 11th क्लास में एक और टाइप्स में इसमें आ जाता है, तब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इस बार आपने पढ़े हैं बेटा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास अगेन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक, जब हम बात करते देखो, ठीक है बेटा, और दूसरा हमारे पास होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक के अंदर बेटा बेंजीन आ जाता है आपके पास, ठीक है बेटा, कौन सा आ जाते हैं, बेंजीन वगैरह। और एलिसाइक्लिक में आपके पास जैसे साइक्लोन जिसके अंदर रखता है, जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, उस टाइप से इनके अंदर आते हैं, ठीक है बेटा। तो इस बार जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में कौन कौन से, देखिए एक एल्केन्स है, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे सिर्फ एक ही है हमारे सिलेबस में, बेंजीन। ये वाला पढ़ेंगे बेटा बेंजीन, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो शुरू करते बेटा हम पहले वाले से, और पहले वाला कौन सा है हमारे पास, एल्कीन। हाँ जी बेटा, अब मुझे बताइए एल्केन्स के बीच में जब हम बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल। बिल्कुल से बेटा, when carbon carbon when all the carbons, when all carbon atoms are single bonded या singly bonded, और बेटा जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं वे sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं या sp हाइब्रिडाइज होते हैं बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सही बेटा। तो इसके अंदर बेटा एल्केन के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है बेटा। तो all the carbons are, when all the carbon atoms are singly bonded or sp3 hybridized, ठीक है बेटा, called
एल्केन्स। क्या कहते हैं बेटा उसे? एल्केन्स कहते हैं। ठीक बेटा, क्या कहते हैं? एल्केन्स। अब ध्यान सुनिए, जब इनको एल्केन्स कहा जाता है तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? सर CnH2n plus 2. बिल्कुल सही, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। वेरी गुड बेटा। ठीक है बेटा, CnH2n+2। तो मुझे बताइए फर्स्ट मेंबर कौन होता है इसका? Methane. CH4। CH4। बिल्कुल सही, इसे हम कहते हैं मीथेन। वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब देखिए मैं इसकी जगह इसकी बात करते हैं बेटा। तो इस मीथेन जब हम बात करते हैं, इसके अंदर सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, और हर एक कार्बन क्या होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, उनकी जो शेप होती है, ध्यान सुना, जो है ज्योमेट्री, जब हम बात करते हैं तो उनकी ज्योमेट्री क्या होती है sp3 के लिए? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड। बिल्कुल सही, ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितने का होता है भाई टेट्राहेड्रल के अंदर? 109 डिग्री 28 मिनट और 9.5 109। हाँ जी बेटा, 109.5 डिग्री का होता है। ये बेटा कंप्लीट इसको ट्रांसफर करते हैं, तो इनके बीच में इतना बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट मेंबर। अब मैं इसकी जगह n = 4 पुट कर देता हूं। n = 4, तो क्या बन जाएगा बेटा? C4। Butane. बिल्कुल सही, C4H10। C4H10। बिल्कुल सही, C4H10। अब देखिए बेटा, बट यहाँ पे C4H10 तो आपने ब्यूटेन बताया, बिल्कुल सही, बट इसके लिए मैं अलग अलग स्ट्रक्चर से बना सकता हूं। तो हम जब बात करते हैं तो ये जो तो कौन सा होता है? एल्केन्स होते हैं। तो सिंपल, जब आपने कहा n = 4, तो हमने सिंपल कह दिया बेटा ये ब्यूटेन, आपने सिंपल कहा ब्यूटेन। तो चलिए अब इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं हम। तो ये फोर्थ मेंबर हो गया। अब ये कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है, देखिए जब हम बात करते हैं बेटा। गिव मी अ सेकंड। ओके, हाँ जी बेटा, एल्केन जब हम बात करते हैं, एल्केन एग्जिबिट चेन आइसोमेरिज्म। कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है बेटा? ये चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। हाँ जी बेटा, सिर्फ ये चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन से आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा बेटा, जब हम n = 4 पुट कर देते हैं तो वो बनता है C4H10। अब इसके चेन आइसोमर बनाइए बेटा। देखिए, तो पहला हमारे पास बनता है CH3 CH2 CH2 CH3। हाँ जी बेटा, इसका नाम बताइए क्या होगा? चलो आपने मेरे को बता ही दिया था, इसका नाम है एन ब्यूटेन। वेरी गुड। दूसरा देखिए बेटा, ये तो पहला इसका एक स्ट्रक्चर बना। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, जल्दी बताओ। मैंने आपको बनाने के लिए भी दिए थे ये वाले स्ट्रक्चर्स पिछले चैप्टर में। हाँ जी बेटा, जल्दी बताओ। Sir 2-methyl propane. बिल्कुल सही, ट्रू मिथाइल प्रोपेन। तो करना क्या है बेटा, देखिए टोटल अभी कितने कार्बन है इसके अंदर? 4। तो 4 कार्बन से आप 3 कार्बन में कन्वर्ट कर दो उसको। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। और जो टर्मिनल है, जैसे ये दोनों टर्मिनल है, इन टर्मिनल को कवर कर दीजिए। तो सिर्फ 1 कार्बन हमारे पास बीच में बना, जो बचा हुआ कार्बन है वो बीच वाले कार्बन पे लगा दीजिए इस टाइप से। तो ये हमारे पास बना CH3, ये हमारे पास बना CH, और ये हमारे पास बना CH3। तो ये भी क्या बन गया? CH3। तो इसका नाम हो गया 2-methyl मिथाइल propane। वेरी गुड, 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है बेटा, 2-मिथाइल प्रोपेन इसके अंदर। और इसका जब IUPAC नेम की, कॉमन नेम की बात करते हैं, तो ये हमारे पास होता है बेटा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। हाँ जी बेटा, और मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी ये टी की फॉर्म में बने, किस फॉर्म में, ध्यान से सुनना, जब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ये आप लोगों के लिए, जब भी टी की फॉर्म में बने और दोनों तरफ ये जो कार्बन है, ये बीच वाला जिस पे ब्रांचिंग अटैच है,
इधर भी और इधर भी देखो, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम जब सेम होते हैं तो उसके लिए हम आइसो वर्ड यूज करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। और जब ये कार्बन चारों तरफ से कार्बन से कनेक्ट होगा, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नियो। बस आपके सिलेबस में ये दो हैं बेटा, ठीक है बेटा, आइसो एंड नियो। चलिए, अब इसके बाद ये तो हमने बता दिया बेटा चेन आइसोमेरिज्म शो करता है, तो साथ साथ में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, तो हमें साथ साथ पता लग जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करके रखते हैं। देखिए, क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म है बेटा, तो चेन आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन और हो जाएगा साथ साथ में हमारे पास, जब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा हमारे पास दो ही है। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। सर देखिए बेटा, हाँ बेटा बोलो। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक आ रही है। ब्लैक ब्लैक आ रही है बेटा, रियली ब्लैक है या फिर सबको इसको साक्षी बिटिया को दिख रही है? सर तो मैम सर मेरे को दिख दिख रही रही है, दिख रही है। बेटा एक बार अपना एक बार, हाँ दिख एक बार रही क्या करो बेटा, एक बार, हाँ बेटा एक बार बंद करके दोबारा से ऑन करके आओ। इतने मैं इसको इसके बारे में लिख देता हूँ, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे शुरू करते हैं बेटा। आप इतने करके आओ। ओके सर। चलिए, तो फिजिक, हाँ जी बेटा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम जो स्टडी करेंगे बेटा, वो हमारे पास कौन कौन सी होगी, ध्यान से सुनना। इसमें हम पहले बात करेंगे सोलिबिलिटी, और सोलिबिलिटी की बात करते हैं बेटा, ये पानी के अंदर सोलिबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है बेटा। सोलिबिलिटी की बात करेंगे, पहली प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो होगी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये मोस्टली बॉइलिंग सॉलिड स्टेट में नहीं होते, या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं, इसीलिए इनकी स्टडी करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। और तीसरी हम पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, डेंसिटी, और बहुत छोटी है डेंसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी भी कर लेंगे। तो ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलिबिलिटी की। देखिए बेटा, जब हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं, तो सोलिबिलिटी में होता क्या है बेटा, लाइक सोलिबल्स लाइक, लाइक सोलिबल लाइक का मतलब क्या होता है कि जो हम जब बात करते हैं बेटा, जो पोलर्स होते हैं वो पोलर में सोल्यूबल होते हैं, और जो नॉन पोलर्स होते हैं वे नॉन पोलर में सोल्यूबल्स होते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी वर्ड कह दिया जाता है, लाइक सोल्यूबल्स इन लाइक, ठीक है बेटा, लाइक सोल्यूबल इन लाइक की बात करते हैं। मीन्स polar molecules are soluble in polar solvent। और बेटा आप जानते हो पोलर का मतलब होता है जिसपे पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, लाइक वाटर। तो यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। अब जब वाटर की बात करते हैं बेटा, आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, आप भी जानते हैं विच इज मोर पोलर इन कोवेलेंट इन नेचर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, ओ सॉरी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से। तो इसी वजह से क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। तो वाटर के अंदर वही सोल्यूबल होंगे जितने भी क्या होंगे, पोलर इन नेचर होते हैं बेटा, ठीक है बेटा, पहली चीज तो ये। और जितने भी हमारे पास नॉन पोलर होंगे, जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, ध्यान सुनना। ये हमारे पास होते हैं बेंजीन, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है बेटा, ETC, ये दोनों के दोनों हमारे पास नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं बेटा,
एल्केन मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं बेटा, एल्केन जैसे हमारे पास हो गया CH4, इस टाइप से C, ये H और ये वाला भी H, ये CH4 है। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों की जो पोलैरिटी होती है वो लगभग सेम होती है। पोलैरिटी क्या होती है? लगभग सेम होती है बेटा। अब जब इनकी पोलैरिटी कह रहे हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इनकी दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लास ले रहा हूं कह दिए। हाँ जी बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? दोनों की सेम होती है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये कैसा हो गया? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कैसा हो जाएगा ना, इस पे क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स ना ये हाइड्रोजन खींच पाएगा ना कार्बन, तो इनके पास पोल्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं बेटा एल्केन्स ये क्या होते हैं? आर नॉन पोलर इन नेचर। एल्केन्स क्या होते हैं बेटा? नॉन पोलर इन नेचर। हाँ जी बेटा, अब मुझे बताओ ये जब नॉन पोलर हो गए क्या ये पानी में सोल्यूबल होंगे? नो सर। Oh, sir. तो ये किस में सोल्यूबल होंगे? बेंजीन में या वाटर में? बेंजीन। बिल्कुल बेंजीन में। ओके बेटा, वेरी गुड। तो पेपर में क्वेश्चन है तो बता देना। Therefore, they are soluble in benzene, not in water। ठीक बेटा, इसलिए बेंजीन में सोल्यूबल होंगे, वाटर में नहीं। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं, ये समझ में आया सोल्युबिलिटी का बेटा टॉपिक? ठीक है बेटा, अब सेकंड हम बात करते हैं बेटा, सेकंड हमारे पास होता है बॉइलिंग पॉइंट, और ये लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है बेटा आज का। तो उसके बाद हम बात करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की। ध्यान से देखना, जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट हमारे कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है सरफेस एरिया। क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से रिलेशन क्या होता है बेटा? चेन, पेरेंट चेन जितनी लंबी होगी, ध्यान सुना, पेरेंट चेन जितनी लॉन्ग होगी उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा। पहला पॉइंट ये, पेरेंट चेन इज लॉन्ग, मोर द सरफेस एरिया। याद रखना बेटा, मोर द सरफेस एरिया। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मोर द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा बेटा हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, हाँ जी बेटा, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। मोर द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट होता है बेटा हमारे पास मोलर मास। अब देखिए बेटा, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा कम होगा? जल्दी बताइए। देखो, जैसे एक सर्कल, एक तो ये वाला और एक ये सर्कल और ये सर्कल। अब मुझे बताइए, जैसे हाइड्रोजन है, इसमें एक सर्कल होता है, लिथियम के अंदर दो सर्कल हो गए, तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक मास सर्कल का मतलब हो गया है ये नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, मोलर मास इंक्रीज करता है बेटा, तो सरफेस एरिया भी क्या करना है? जल्दी बताओ। इंक्रीज। बिल्कुल सही। तो हम यही कहते हैं बेटा, as the molar mass increases, as the molar mass increases, boiling point, ये भी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। ये याद रखना बेटा। तीसरा पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ज्यादा नहीं कराऊंगा, थोड़ी थोड़ी कराऊंगा बेटा, क्योंकि ये 12th में भी काम आना है। ठीक है बेटा, थर्ड आ गया बेटा ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग। बट यहां पे हम एक कंडीशन मेंशन करेंगे, with same number of carbon, with same number of carbon atom, as the branching increases, as the branching increases, तो सरफेस एरिया क्या कर जाता है बेटा? डिक्रीज कर जाता है। और भाई सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? बिल्कुल, वेरी गुड।
हाँ जी बेटा, देखिए हमने कहा कि जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, मोर द सरफेस एरिया मोर विल द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि सरफेस एरिया कम हो गया तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, और जितनी कम अट्रैक्शन होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो लेस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, ये सरफेस एरिया क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इन दोनों की बात करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से देखना, इसमें पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन थे, स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन, और इस वाले में स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन थे, जल्दी बताओ। तो बताइए इन दोनों में से किसका मोलर मास ज्यादा होगा, एन ब्यूटेन का या 2 मिथाइल प्रोपेन का, जल्दी बताओ बेटे। बिल्कुल सही, एन ब्यूटेन, बिल्कुल सही। तो आज का आपका बेटा क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान सुनना। ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ, कौन से आइसोमर्स, सिर्फ चेन आइसोमर्स बनाने बेटा, चेन आइसोमर्स ऑफ C5H12, इसके आपको आइसोमर्स बनाने हैं, एंड आपको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। और जिस बच्चे से नहीं होगा प्लीज कल मेरे को जरूर बता दे कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए, तो रिपीट कर देंगे, अदरवाइज आप लोगों को ये करके लाना बेटा। ठीक है, होमवर्क तो ये